नमस्कार, आप देख रहे हैं कुदरत न्यूज़ और कुदरत न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम है सियासी सफ़र और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त निरंजन सिंह राठौर। आज सियासी सफ़र में हम आपको लिए चलते हैं बिहार। बिहार वो धरती जहां सत्ता की सीढ़ी जातीय समीकरणों, विकास के वादों और पुराने जंगल राज बनाम सुशासन के नैरेटिव पर चढ़ी जाती है। साल 2025 में एक बार फिर बिहार चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। एनडीए हो या महागठबंधन, हर खेमा सियासी जमीन मजबूत करने में जुटा हुआ है। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं, दबाव भी अंदरूनी है और सियासी गठजोड़ भी दरकते दिख रहे हैं। बिहार की सियासत में आजकल एक अजीब सी खामोशी है जो तूफान से पहले की है। एनडीए में चिराग पासवान की आवाज़ नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द बन रही है। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस की सीटें घटाने के लालू के फॉर्मूले ने राहुल गांधी के मिशन बिहार की हवा निकाल दी है। सियासी सफर में आज हमारे साथ हैं कुदरत न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार बीएल मान, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। बीएल मान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सबसे पहले सवाल आपसे यही रहेगा हमारा कि जो बिहार की राजनीति है, तो एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मतलब चिराग पासवान सीधे नीतीश सरकार को भी नाकाम बता रहे हैं। देखिए निरंजन जी, चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की जो लाइन है, पॉलिटिकल लाइन, उसके ऊपर चल रहे हैं। इसमें कहीं किंचित मात्र का कोई फेरबदल वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी एनडीए गठबंधन बना है, एनडीए गठबंधन में रामविलास पासवान जब चुनावी जो यात्राएं हुई उनमें वो अलग रहे, चुनावी दौरे हुए उनमें वो अलग रहे, चुनावी कैंपेनिंग में वो एनडीए गठबंधन से दूर रहते हैं। यानी कि वो लोगों को आंख दिखाते आए हैं, जो भी उनके गठबंधन के जो दल हैं उनको आंख दिखाते रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो गठबंधन तैयार हो जाता है, वो देखते हैं कि हाँ, अब मुझे आना किस गठबंधन के साथ में। वो नाम मात्र के किसी गठबंधन के साथ में रहते हैं, लेकिन वो अपना केवल फायदा देखने के लिए कि हाँ, अब मुझे किस गठबंधन के साथ में जाना है, यानी हवा के साथ रुख बदलने हवा के साथ रुख बदलते हैं वो। क्योंकि जब भी अगर हमने देखा होगा कि जब यूपीए गठबंधन था, यूपीए गठबंधन में भी रामविलास पासवान एक मंत्री के तौर पे रहे थे। फिर उनको लगा कि अब यूपीए गठबंधन की जो हवा है वो कहीं ना कहीं जा चुकी है, तो अब मुझे एनडीए के साथ में लगना चाहिए। अब वो फिर एनडीए के साथ में लगे। उसके बाद में फिर वो एनडीए में रामविलास पासवान जो मंत्री बन गए। रामविलास पासवान के जाने के बाद में चिराग पासवान आ गए हैं। चिराग पासवान भी अब उसी टाइमलाइन के ऊपर वो चल रहे हैं। तो ये इनके खुद के राजनीतिक करियर के लिए नुकसान नहीं है क्या ये? देखिए, राजनीति में सब कुछ जायज है। तो जनता नहीं समझेगी? जनता समझती है, लेकिन बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति में अभी वर्तमान में यह है कि बिहार की जनता खुद कंफ्यूज है। क्योंकि एक तरफ बात करते हैं अपन लालू यादव की पार्टी है, आरजेडी की। लालू यादव वाली बात पे भी आएंगे। आप आरजेडी की बात बता रहे हैं, अभी ये शायद कांग्रेस के साथ में हैं और इन्होंने गठबंधन किया हुआ है और ये शायद ये सीटों का भी फॉर्मूला दिया है। हाँ, लेकिन आप जो बता रहे थे वो कुछ और था। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ना तो लालू यादव की पार्टी में ऐसी कोई है कि जिसको पब्लिक वहां को अप्रोच करने की लायक की पब्लिक है जो उसको एक्सेप्ट कर लेगी, और ना नीतीश की पार्टी में ऐसा कुछ है। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में भी आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा फेरबदल होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि पार्टी जो है नीतीश कुमार की, वो दो दलों में बढ़ चुकी है। एक दल कहता है कि नीतीश कुमार के बेटे को टिकट ना दिया जाए, अच्छा, और एक दल कहता है कि नीतीश कुमार के बेटे को टिकट दिया जाए और नीतीश कुमार के बेटे के नाम पर, बेटे के मुख्यमंत्री बनने के नाम पर बिहार का चुनाव लड़ा जाए। दूसरी तरफ लालू यादव की बात करते हैं, तो लालू यादव की खुद की पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं दो धड़ों में बटी हुई है। अब तीसरा मोर्चे के रूप में प्रशांत किशोर अपना लेकर के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की जो जनता है वो खुद भी कंफ्यूज हो रही है कि अब हमें किसके साथ लगना चाहिए। वहां हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की वैसे ही हवा निकली हुई है। रहा बीजेपी का, तो बीजेपी का भी बिना गठबंधन के साथ में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बिहार की राजनीति जो है वो वहां के क्षेत्रीय दलों का जो पावर है उसके अनुसार चलती है। तो जो बीजेपी का गठबंधन है वो आप किसके साथ में होता हुआ नजर देख पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी का गठबंधन हम ना लोक जनशक्ति पार्टी के साथ में भी अभी हो रहा है,
और जो जेडीयू है उसके साथ में भी हो रहा है। लेकिन जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन का परिणाम आएगा, उसके बाद में बहुत कुछ चेंजेस होने की संभावनाएं रहेंगी। ये आपको और हमें समझने की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो है रामविलास पासवान जी की पार्टी के तीखे तेवर, उधर नीतीश कुमार की पार्टी की। तो नीतीश कुमार की पार्टी में भी अभी स्थिरता नहीं है। अच्छा, और ये अगर आप बात कर रहे हैं कि जब इन्होंने लालू प्रसाद यादव ने फॉर्मूला दे दिया कि 70 में से शायद 19 सीटें लेके आए थे पिछले बार के चुनाव में, जी जी है ना, जी। तो कह रहे जितना हिम्मत हो उतनी लो। तो अब ये फार्मूला इनको फायदा देगा या नुकसान कर देगा? ये जो फॉर्मूला है वो वैसे देखा जाए तो ये बीजेपी के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन जो महागठबंधन है, महागठबंधन की जो मुख्य पार्टी है कांग्रेस, उसको ये कहीं ना कहीं नुकसान देकर रही है। तो कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी लगातार वहां पे जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और फेरबदल भी कर रहे हैं संगठन के अंदर। तो ये जो इनकी मेहनत है फिर तो शायद बेकार जाएगी। नहीं, इनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि कांग्रेस जो है वहाँ क्षेत्रीय दलों के जो बड़े नेता हैं उनको तवज्जो भी दे रहे हैं, साथ में यहाँ जो सेंटर से जो नेता जो निकल रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने कन्हैया कुमार को भी वहाँ की राजनीति में सक्रिय कर दिया है, तो ऐसे बड़े जो नेता हैं उनको भी वो लोग वहाँ पे भेज रहे हैं कि अभी से एक मैदान तैयार कर लिया जाए। अभी आपने बीच में एक बात करी थी प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर वही आदमी हैं जिन्होंने एक समय पे मोदी को पूरे जोर शोर से भारत का प्रधानमंत्री बना करके परोसा था या सौंपा था भारतीय जनता को। आज वो खुद एक राजनीतिक पार्टी के साथ में है, वो खुद के लिए कितना कुछ कर पाएंगे? देखिए, किसी के लिए कैंपेनिंग करना एक अलग बात है और खुद के लिए जनता में विश्वास दिलाना बहुत अलग बात है। क्योंकि आज मान लीजिए कि अगर हम अभी आपने कहा कि मोदी जी को उन्होंने देश की जनता के सामने, हाँ, मोदी जी की कैंपेनिंग की थी, उन्होंने कैंपेनिंग की थी, लेकिन उनकी कैंपेनिंग में इतना जो था दम था, अगर उनकी कैंपेनिंग में दम था तो उसके बाद में उन्होंने पश्चिम बंगाल में इनकी भी की थी और दिल्ली में शायद आप वालों की भी की थी, आम आदमी पार्टी की भी की थी। तो इन्होंने फिर उनको क्यों नहीं? देखिए, जो अभी राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों में भी एक मतलब मुख्य वर्चस्व वाला नेता, लीडरशिप होना जरूरी है। प्रशांत किशोर में ऐसी लीडरशिप नहीं देखी जा सकती। प्रशांत किशोर ने तो अभी मनीष कश्यप, मनीष कश्यप जो पिछले दिनों जेल चला गया था, हैदराबाद की जेल में वो बंद था, उसके बाद में जेल से छूट करके आया, उसे लगा कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे जो एक छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन तक वो बीजेपी में रहा, अब उसने दल बदल दिया, प्रशांत किशोर की पार्टी में चला गया है। तो कहीं ना कहीं जनता है जो ये ऐसे दल बदलुओं को एक्सेप्ट तो नहीं करेगी। और इसमें अगर हम ये देखें कि जैसे जातीय समीकरण रहे, अभी कांग्रेस ने भी करा कि जातीय जनगणना, और अब एक हमने ये देखा कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी है। कौन कौन से ऐसे मेजर फैक्टर लगते हैं आपको जो बिहार की राजनीति में अभी इन सब के लिए चुनौती हो सकते हैं? चाहे वो पढ़ाई हो, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, लेकिन उससे ऊपर हिंदू मुस्लिम कौन सा फैक्टर आपको ज़्यादा? देखिए, बिहार की राजनीति की अगर अपन बात करें तो बिहार का इतिहास में आज तक का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड यही कहता है कि केवल बातें रोजगार की होती हैं, बातें शिक्षा की होती हैं, बातें गरीबी की होती हैं, लेकिन जो असल मुद्दे होते हैं, जो चुनाव जो लड़े जाते हैं, वो केवल और केवल जातीय समीकरणों के आधार पर लड़े जाते हैं। और वहां पे जो चुनाव का परिणाम आता है वो भी जातीय समीकरणों पर आधारित ही आता है, क्योंकि जातीय फैक्टर बिहार में सबसे ज्यादा चलता है। अच्छा मान साहब, एक बात और चल रही है अभी, ये थोड़ी सी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि रोहिंग्या का एक मसला पूरे देश में एक आग बन करके फैला एक टाइम पे। आज अभी वोटर लिस्ट में संशोधन हो रहे हैं बिहार के अंदर, और वहाँ पे ये रोहिंग्या भी आ रहे हैं जिन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया है वहाँ की वोटर लिस्ट में। ये किसके लिए लाभ है और किसके लिए हानि है? देखिए, ये जो महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, जिसमें लालू यादव की पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, इन दलों को कहीं ना कहीं
एक उम्मीद है कि हमें अगर हम रोहिंग्या मुसलमानों की अगर वोटर लिस्ट में हम करवाते हैं तो वो लोग हमें वोट देंगे, वो लोग हमें, क्योंकि ये कांग्रेस की आज से पहले की भी एक स्ट्रेटेजी रही है कि उन्होंने पहले पश्चिम बंगाल में भी इस तरह से किया है, उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया है, तो ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है। उसी स्ट्रेटेजी के विपरीत बीजेपी ने मांग उठाई कि वोटर लिस्ट का संशोधन किया जाए, और वोटर लिस्ट में अभी चुनाव आयोग ने एक स्पेशल स्पष्टीकरण जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट में उसी व्यक्ति का नाम दर्ज होगा जिसके पास में बिहार की मेंबरशिप होगी। बिहार की मेंबरशिप कैसे? जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, मतलब अच्छा, निवास का कोई, जी जी जी, यहाँ राज्य के निवास का कोई एक सर्टिफिकेट दस्तावेज होना आवश्यक है। लेकिन उसमें ये वो जो छूट दी हुई है वो दी हुई है कि सन 2003 से पहले के जो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हैं उनसे किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है। तो इसके लिए बीजेपी जो है, एनडीए गठबंधन है, उसको तो कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा ही होगा। एनडीए गठबंधन को फायदा होगा, एनडीए गठबंधन को फायदा होगा अगर रोहिंग्या जो मुसलमान हैं या फिर वो लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में, मतलब वो बिहार के लोग नहीं है लेकिन फिर भी उनका वोटर लिस्ट में नाम किसी भी असंवैधानिक पद्धति से जुड़ा हुआ है। तो अब तो वो संवैधानिक माना ही जाएगा, जब वोटर लिस्ट में नाम है तो संवैधानिक हो गया। नहीं, वोटर लिस्ट में नाम होना संवैधानिक नहीं है। आपके पास में वहां की नागरिकता, वहां बिहार की नागरिकता, वहां का निवास का प्रमाण पत्र भी तो होना आवश्यक है। कुछ दस्तावेजों की सूची हमारी जो चुनाव आयोग है उसने जारी की है, ये दस्तावेज उनसे मांगे गए हैं। तो ये तो यूपीए के लिए फायदेमंद होना चाहिए था ना, एनडीए के लिए कैसे होएगा? एनडीए के लिए इसलिए होएगा क्योंकि जो रोहिंग्याज लोग हैं जो असंवैधानिक तरीके से वो उसकी वोटर लिस्ट में जुड़ चुके हैं, वो लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो बीजेपी के या एनडीए गठबंधन के वोटर हैं ही नहीं। वो लोग तो वोटर अपने महागठबंधन के हैं। तो ये जो रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट में, इससे वो बाहर हो जाएंगे और ये फायदा सीधा सीधा एनडीए को मिलेगा। रिवीजन का सबसे बड़ा अगर फायदा होगा तो वो बीजेपी को होगा, बीजेपी के गठबंधन को होगा। तो बातों का लबोलबाब ये निकल के आता है कि 2025 का चुनाव एक नए दौर की शुरुआत होगा। जातीय समीकरण पहले जैसे नहीं रहेंगे, युवा वोटर भी रोजगार, कानून व्यवस्था, ये सब मुद्दे सामने लेकर के आएंगे। गठबंधन मजबूरी है लेकिन बिखराव का खतरा हर खेमे में है। चिराग हो या कांग्रेस, हर कोई अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। धन्यवाद मान साहब, आपने बिहार की सियासत को बहुत ही सटीक और साफ तरीके से हमारे दर्शकों के सामने रखा। थैंक यू। तो दर्शकों, हम भी आपसे यही कहेंगे, 2025 का बिहार का चुनाव महज सीटों का खेल नहीं होगा, बल्कि नेताओं की विश्वसनीयता और गठबंधन की स्थिरता की परीक्षा भी होगी। आप देखते रहिए कुदरत न्यूज़ का एक खास शो सियासी सफर, जहां हर हफ्ते हम देश की राजनीति को समझते हैं गहराई से और साफगोई से। बहुत बहुत धन्यवाद।